हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे धान्य फसलों की। हमारा टॉपिक था धान्य फसलें। धान्य फसलों में हमने चावल की चर्चा कर ली है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो अपना है वो है गेहूँ। दूसरा कौन सा है? गेहूँ, व्हीट। गेहूँ को आप अच्छी तरीके से सब जानते हो। चावल और गेहूँ दोनों फसलें ऐसी हैं खाद्यान्न रूप में जो कि पूरे विश्व में लोग खाद्य के रूप में काम में लेते हैं इसको। यह दूसरी प्रमुख फसल मानी जाती है गेहूँ की। पहली चावल, यानी अधिक जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो खाद्य फसल है वो सबसे पहले नंबर पे आती है, वो चावल आती है। चावल बहुत ज़्यादा जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए खाद्य की आपूर्ति कर सकता है। और दूसरे नंबर पे जो फसल है वो है गेहूं की, यानी प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उपज देने वाली फसलें होती हैं। इसलिए ये जनसंख्या का कंट्रोल कर लेते हैं, यानी उनकी उधर पूर्ति कर देती हैं। हम बात करें गेहूँ के रूप में तो अत्यधिक जनसंख्या का भरण पोषण के लिए हम बात करें तो ये गेहूँ की जो फसल है उसको भी मुख्य माना जाता है। मानसूनी जो क्षेत्र है, जो एशिया वाला, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो मानसूनी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विश्व की अधिकांश जनसंख्या रहती है। ठीक है, वहाँ पे सघन जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है विश्व के रूप में अगर हम देखें तो भारत दक्षिणी एशिया में आता है, तो इसके अंदर भी है। और चीन वाला जो क्षेत्र है इसमें भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी देश है यहाँ पे विश्व की सघन जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में रहती है। और इस क्षेत्र को हम कहते हैं मानसूनी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? मानसूनी क्षेत्र। यहाँ पर ये मानसूनी क्षेत्र वाला जो एरिया है दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, इस मानसूनी में अधिक जनसंख्या रहती है। उसका जो अगर भरण पोषण की जो उदर पूर्ति करता है वो चावल और गेहूं दोनों फसलें करती हैं। यहाँ पे एशिया में अधिकांश लोग जो हैं वहाँ अधिकांश लोग हम मान सकते हैं एशिया के, उनका प्रमुख जो व्यवसाय है वो कृषि ही है। यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है, इस क्षेत्र का जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। इसलिए ये लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर जो हम अगर यहाँ पे मानसून क्षेत्र को कहें तो यहाँ मानसून को यहाँ पे भारत का जुआ कहते हैं, यानी कभी जुए के रूप में कभी यहाँ पे अच्छी फसल हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो प्रमुख व्यवसाय यहाँ के लोगों का क्या है? कृषि है, जिसके कारण यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम कृषि के अंदर ये जनसंख्या का उधर पूर्ति करने के लिए सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या इस दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। यहाँ ये मानसूनी क्षेत्र है जिसके लिए यहाँ पे वर्षा होती रहती है। यहाँ पर जो गेहूं की फसल है उस फसल को वर्षा तो कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसको सिंचाई की ज़्यादातर गेहूं जो है वो सिंचाई करके ही इसको उगाया जाता है। यहाँ पर हम कहें तो ये जो गेहूं है ये शीतकालीन पौधा है। कैसा पौधा है ये? शीतकालीन पौधा है। गेहूं कैसा पौधा है? शीतकालीन पौधा है। यहाँ पे हम अगर गेहूं की बात करें तो किस प्रकार से जलवायु चाहिए इसको, तो गेहूं के लिए उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु चाहिए। अधिक वहाँ पर ही होता है। यहाँ कैसी जलवायु चाहिए इसको? उष्णाद्र प्रकार की, यानी उष्ण भी हो और आर्द्र भी हो। उष्णाद्र प्रकार की जलवायु में ये गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में। यानी कि यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा हो, तापमान ज़्यादा, और यहाँ पे आर्द्रता भी बनी रहे। तो दोनों क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? जहाँ मानसूनी जैसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और वहाँ पर तापमान भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगी? उष्णाद्र प्रकार की जलवायु होगी। तो इस प्रकार की जलवायु में ये जो गेहूँ की फसल है ये अधिक पैदावार देती है। यहाँ पे ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो ये गेहूँ की फसल है, इस गेहूं की फसल के लिए हम अगर बात करें तो इसको भौगोलिक जो दशाएं हैं, गेहूं के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं चाहिए वो एक बार अपनी दृष्टि से देख लेते हैं। यानी भौगोलिक दशाएं
यानी इसको कितना तो तापमान चाहिए, कितनी इसको वर्षा की ज़रूरत है, कैसी इसको मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के ये जो उर्वरक खाद हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम बात करें तो गेहूं के रूप में, तो गेहूं जो है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी शीतकालीन। यहाँ पे समशीतोष्ण की बात कर रहे हैं हम। 3 कटिबंध होते हैं, हम 3 कटिबंधों की चर्चा कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, नॉर्थ लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री। दक्षिण में साउथ लैटिट्यूड पर यहाँ पे मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर। यहाँ पर आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री पर, आर्कटिक वृत्त है कितने पर? 66.5 डिग्री पर नॉर्थ लैटिट्यूड, और दक्षिण में भी 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। वहाँ पर अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर ये उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे हमने बात की कि जो 2 अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र है वहाँ पर उसको कहते हैं कटिबंध। 2 अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है उसको कटिबंध कहा जाता है। इसलिए हम इसको क्षैतिज रूप में ऐसे विभाजित करते हैं, तो 2 अक्षांशों के बीच वाले, यानी कितने भी अक्षांश हैं उनके बीच वाले क्षेत्रों को कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का भाग है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय कटिबंध, ठीक है। यहाँ पर उष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ये मकर से अंटार्कटिक वृत्त तक, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में, ठीक है। तो इसका नाम आप क्या रखोगे? इसको कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। और जो अंटार्कटिक वृत्त वाला और ये उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव है और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव है, इसको हम शीत कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीत कटिबंध। समझ गए बात? इसको हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध कहेंगे। तो हम इस कटिबंधों में बांटते हैं। पूरी पृथ्वी के जो ग्लोब है, इस ग्लोब को हमने काल्पनिक रूप से हमने कहा कि यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं काल्पनिक रूप से, उन अक्षांशों के आधार पर ही हमने इसको कटिबंधों में विभाजित कर दिया है कि कर्क से मकर तक का उष्ण कटिबंध है, कर्क से आर्कटिक और अंटार्कटिक, तो मकर से अंटार्कटिक तक का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण में आता है, और इस आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव तक शीत कटिबंध में आता है। तो यहाँ पे हम कहें तो समशीतोष्ण कहाँ पर आएगा? समशीतोष्ण या उपोष्ण बोल सकते हो इसको, उपोष्ण। ये क्षेत्र कहाँ पर है? ये क्षेत्र इनका संक्रमण क्षेत्र है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यहाँ पे समशीतोष्ण कहते हैं, यानी उससे कम वाला क्षेत्र। शीतोष्ण और उष्ण के बीच वाला जो क्षेत्र होगा उसको उपोष्ण या समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये बात इतनी बताई है कि समशीतोष्ण कटिबंधीय जो पौधा है गेहूं का, वो कहाँ पर उगता है? तो इस कटिबंधों में, यानी ज़्यादा तापमान 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उतना भी इसको नहीं चाहिए, गेहूं को उतना नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा कम चाहिए। और जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पे जो ठंड पड़ती है उससे थोड़ा गर्म माहौल चाहिए। तो समशीतोष्णीय पौधा है कौन सा? गेहूँ। यानी ये जो पौधा है वो उपोष्ण जलवायु के पौधों में, यहाँ पे हम गेहूं को शीतकाल में, और जो ठंडी जलवायु प्रदेश है वहाँ पे अगर हम बात करें गेहूं की, तो वो फसल बसंत ऋतु में पकती है। यानी कि हम दोनों बातें करते हैं, यानी कि गेहूं 2 तरीके से हम ले सकते हैं, एक तो बसंतकालीन गेहूँ, एक शीतकालीन। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कहें तो जो ये क्षेत्र है जो उपोष्ण कटिबंध का है, उपोष्ण जलवायु वाला ये क्षेत्र है जो समशीतोष्ण हम कहते हैं कि उपोष्ण जलवायु में, तो यहाँ पे जो शीतकाल आता है, इस शीतकाल में यहाँ पर गेहूं की फसल ली जाती है। उपोष्ण में तो कहाँ पर ली जाती है? उपोष्ण जलवायु में शीतकालीन गेहूं या शीतकाल में गेहूं उत्पन्न होता है, गेहूं उत्पन्न होता है। और जो ठंडी जलवायु है, ठंडी जलवायु में गेहूं की फसल
बसंत काल में या बसंत ऋतु में उत्पन्न होती है। समझ गए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उपोष्ण जलवायु में तो शीतकाल में गेहूं की फसल ली जाती है, और जो ठंडी जलवायु है, जो शीत जलवायु है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बसंतकालीन गेहूं की फसल को उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार की फसलों को हम ले सकते हैं। इसके लिए भौगोलिक दशाएँ चाहिए कि कौन कौन सी भौगोलिक दशाएँ कहाँ पर किस प्रकार की होगी, वहाँ पर ये गेहूँ की फसल ज़्यादा होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की, क्लाइमेट की, कि इसको किस प्रकार की क्लाइमेट चाहिए। यहाँ पे जलवायु की बात करते हैं। सबसे पहले जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु के अंदर दो कारक होते हैं, एक तो होता है तापमान, एक तो क्या होता है तापमान, एक होता है वर्षा, यानी दोनों ही मुख्य हैं गेहूं की फसल के लिए। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो तापमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तापमान की अगर चर्चा करें तो बोते समय, गेहूं की फसल को बोते समय यहाँ पर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए गेहूं को बोते समय। आपको अनेक प्रकार की बुकों में अलग अलग ये आंकड़े मिल जाएंगे। कई बुकों में आपको 15 भी मिलेगा, कई बुकों में आपको 10 मिल जाता है, कई बुकों में एवरेज ही बता देते हैं कि इतने एवरेज में है। तो आप उसको ध्यान में रख लेना, कन्फ्यूज मत होना। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटाज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बोते समय यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तथा उगते समय फसल है गेहूँ की, उसको उगते समय कितना तापमान चाहिए, उगते समय। तो उगते समय हम बात करें तो यहाँ पर उगते समय 10 डिग्री से 16 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए, 10 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके मध्य में तापमान चाहिए उगते समय। समझ गए बात। यहाँ पर फसल पकते समय की बात करें तो यहाँ पे मेघ रहित आकाश होना चाहिए। यहाँ पर अगर गेहूं की फसल की बात करें, गेहूं की फसल अगर पक रही है तो उस टाइम में अगर बादल छाए हुए हैं, उस तरीके का आसमान नहीं चाहिए, यानी मेघ रहित चाहिए, यानी मेघ ऊपर का आसमान स्वच्छ चाहिए, आकाश साफ चाहिए। और टेम्परेचर वहाँ पर 20 डिग्री आवश्यक है उस समय, पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड पकते समय तापमान चाहिए इसको। और मेघ रहित आसमान या आकाश, मेघ रहित आकाश। समझ गए बात। तो यहाँ पर इसको तापमान के रूप में हम कह सकते हैं बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, और उगते समय इसको 10 डिग्री से 16 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसको पकते समय चाहिए, और पकते समय इसको मेघ रहित आकाश या आसमान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम बात करें, अगर इस टाइम में अगर इसमें बादल छाए रहते हैं तो इस फसल में कुछ रोग लग जाते हैं, जिसमें 2 रोग प्रमुख हैं। एक तो रोग कौन से हैं रोग, एक तो रतुआ है, एक तो रोग है रतुआ, एक है चेम्पा। ये 2 रोग प्रमुख हैं जो कि इसको बादल छाए रहने के कारण हो जाते हैं गेहूं की फसल को। तो चेम्पा और रतुआ रोग जो बादल छाए रहते हैं उसके कारण इस गेहूं की फसल को लगते हैं। तो इसका आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। दोनों रोगों का आप ध्यान में रखोगे, रतुआ और चेपा। यहाँ पे अगर हम बात करें, धूप इस फसल के लिए कम से कम 90 दिन तक होनी चाहिए। इस फसल के लिए धूप चाहिए 90 दिन तक कम से कम। और यहाँ पे अगर सामान्य बात करें, सामान्य रूप में 100 दिनों तक पाला रहित मौसम होना चाहिए उगते समय। यहाँ अगर पाला रहित मौसम उगते समय नहीं मिल पाता है तो ये फसल खराब हो सकती है। तो 100 दिनों तक इस फसल के लिए पाला रहित मौसम का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया इसके तापमान की बात। अब बात करें वर्षा की। इसमें जलवायु में वर्षा भी इसका प्रमुख कारक माना जाता है। यहाँ पर गेहूं की फसल के लिए वार्षिक वर्षा, यहाँ पर गेहूं की फसल के लिए जो वार्षिक वर्षा है औसतन रूप में अगर देखें औसतन, तो यहाँ पर अगर हम औसतन रूप में ले रहे हैं तो इस वर्षा के हम 35 से 60 डिग्री जो 60 सेंटीमीटर तक इसको मान सकते हैं औसतन रूप में। कितनी, 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक हम इसको औसतन रूप में मान सकते हैं। अगर हम इसके किसी क्षेत्र में अगर वर्षा है कम है तो वहाँ पर भी ये फसल ली जा सकती है। लेकिन इस फसल के लिए अगर बात करें 80 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा है
वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक है उस क्षेत्र में यहाँ पर इस फसल के लिए, गेहूं के लिए हानिकारक है, वो गेहूं के लिए हानिकारक। अगर वर्षा 35 से 60 डिग्री है तो ये उपयुक्त है, ये सही है। लेकिन अगर वहाँ की वर्षा, उस क्षेत्र की वर्षा, वार्षिक वर्षा अगर 80 सेंटीमीटर से अधिक है तो वो वहाँ पर सबसे हानिकारक होगा, क्योंकि औसत रूप में आपको बुक में इसके लिए 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी मिलेगी, यानी औसत रूप में। लेकिन 80 से अधिक अगर वर्षा है तो वो हानिकारक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो हैं, विश्व के भूमध्य सागरीय जो जितने भी क्षेत्र है, जैसे हम भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र देख सकते हैं, या वैसा ही क्षेत्र जो उत्तरी अमेरिका उसका कैलिफोर्निया क्षेत्र है, या हम उसका ही जो पेरू चिली वाला क्षेत्र है उसको देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे अगर दक्षिणी भाग में दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र भी देख सकते हैं, वो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं। तो उस प्रदेश के अंदर हम अगर इसका वर्षा की बात करें तो वहाँ पर केवल इसको 25 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। वहाँ पर कितनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसको 25 सेंटीमीटर वर्षा ही उपयुक्त होती है। यहाँ पे जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम होगी वहाँ पर सिंचाई से अगर गेहूँ को उगाया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम की बात करें तो उस क्षेत्रों में वहाँ पर सिंचाई के द्वारा भी इस गेहूँ की फसल को तैयार किया जा सकता है। आगे बात करें तो फसल उगने की जो प्रारंभिक जो दशाएं हैं, गेहूं की जो उगने की प्रारंभिक दशाएं होती हैं, उनकी आर्द्रता उनको काफ़ी रहनी चाहिए वहाँ पर। और पकते समय वहाँ पर बादल हानिकारक होते हैं, वर्षा भी हानिकारक होती हैं। जो मतलब आप कह रहे हो कि जो फसल है गेहूं की वो जिस टाइम में उगती है वहाँ तो इसको आर्द्रता चाहिए, यानी पहले वर्षा चाहिए, यानी ज़मीन में पानी चाहिए। जो पानी नहीं है तो उस वहाँ पर सिंचाई के द्वारा चाहिए, आर्द्रता नमी बनी रहनी चाहिए, तब वो गेहूं की फसल उगती है। और जब पकती समय अगर पकती है वहाँ पर अगर वर्षा हो गई और वहाँ पर बादल हो गए तो उस टाइम में फसल जो है वो वहाँ पर नुकसानदायक होगी, क्योंकि फसल का नुकसान हो सकता है उस टाइम में। तो यहाँ पे वर्षा और तापमान दोनों हम इसमें देख सकते हैं। फिर अगला जो कारक है, इसको प्रभावित करने वाला भौगोलिक दशाएं में देखें तो अगला जो कारक है वो मृदा या मिट्टी है। भौगोलिक दशाओं में दूसरा प्रमुख कारक जलवायु पहला है और मिट्टी दूसरा है। दूसरा मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी दशा वो रखता है। यहाँ पे मिट्टी, अगर मिट्टी उपजाऊपन नहीं ली हुई होगी तो वहाँ पे गेहूं की कृषि होगी लेकिन कम होगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं जलवायु के बाद दूसरा स्थान किसका है? मिट्टी का है। ठीक है, जहाँ उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पर अगर हम बात करें, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता तो हर फसल को होती है, लेकिन इस फसल को अगर सभी प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं उनमें भी ये फसल हो सकती है आसानी से। जैसे हम कह सकते हैं कि रेतीली मिट्टी जो है, कम उपजाऊ जो मिट्टी होती है ना, रेगिस्तान वाली मिट्टी, उसके अंदर भी गेहूँ की फसल ले सकते हैं। फिर भी हम कहें कि जो भारी दोमट मिट्टी होती है और जो हल्की चिकनी जो मिट्टी होती है वो फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल दशा रखती है। यानी चिकनी मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी, काप मिट्टी और हल्की चिकनी होती है, या भारी दोमट जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं जो उपजाऊपन लिए होती है ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त या अनुकूल दशा रखती है गेहूँ की फसल के लिए। और बात करें तो गेहूं के लिए अगर वर्षा हम बात करें मिट्टी की, तो बंधी हुई जो दोमट मिट्टी होती है जो अम्ल रहित मिट्टी होती है, कौन सी? बंधी हुई दोमट बंधी हुई दोमट और अम्ल रहित जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी यही मानी जाती है जो बंधी हुई दोमट मिट्टी और अम्ल रहित होती है, उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। काली और जो मिट्टी होती है काली, अधिक भूरी मिट्टी और काली मिट्टी, वो भी इस फसल के लिए उपयुक्त होती है। अगर हम रूस और साइबेरिया की बात करें तो रूस और साइबेरिया में जो स्टेपीज जो मिट्टी है, स्टेपी प्रदेशों में, वहाँ पर उस मिट्टी में जो दोमट मिट्टी होती है उसको चरनोजम कहा जाता है। कहाँ पर? रूस और साइबेरिया में हम बात करें तो वहाँ पर चरनोजम मिट्टी कहते हैं। गेहूं की फसल के लिए चरनोजम मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है जो कि उपजाऊपन लिए हुई होती है। स्टेपीज और प्रेरीज, स्टेपीज यूरेशियाई क्षेत्र में, रूस वाले क्षेत्रों में, और जो प्रेरीज है वो यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो प्रदेश हैं उनके अंदर जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है।
वहाँ पर जो स्टेपीज और प्रेरीज जो प्रदेश हैं वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में नाइट्रोजन जो होता है, जो पदार्थ होता है खनिज पदार्थ नाइट्रोजन वाला, वो उसमें सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो गेहूं की फसल है उस गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगर ये चाहता है गेहूं कि वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा हो, वहाँ पर गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा होती है, यानी उसको मांग ही किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है सबसे ज़्यादा। तो उस मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे और बात करें तो यहाँ गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी, स्टेपीज जो शीतकालीन जो प्रदेश होते हैं, जैसे हम बात करें तो स्टेपीज की बात कर सकते हैं, प्रेरीज की बात कर सकते हैं, जिसमें पंपास की बात कर सकते हैं, डाउन्स और वेल्स की बात कर सकते हैं। ये शीतकालीन मैदान है जहाँ पर गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाली फसल मानी जाती है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम भूमि की, धरातल की। जलवायु, मिट्टी के बाद में हम बात करते हैं धरातल, भूमि या धरातल, भूमि या धरातल। धरातल भी भौगोलिक दिशा रखता है। जहाँ पर समतल भूमि होगी, जहाँ पर भूमि समतल होगी वहाँ पर गेहूं की फसल ज़्यादा होगी, कारण कि वहाँ पे मशीनों का प्रयोग आसानी से हो जाता है। यहाँ पर अगर समतल भूमि भी हो लेकिन वहाँ पर उस भूमि में हल्का सा ढाल भी होना चाहिए जल प्रवाह के लिए, यानी वहाँ जल पानी भरा हुआ होता है, उसको निकलने के लिए कुछ मात्रा में ढाल भी चाहिए। तो समतल भूमि नहीं रहती। समतल में यह है कि बड़े बड़े फार्म जो होते हैं उनको आसानी से यहाँ बनाए जा सकते हैं, यानी जो कृषि की जा सकती है बड़े बड़े फार्म बना करके वो की जा सकती है। उन पर जो यांत्रिक कृषि है, समतल भूमि में जो फार्म बनते हैं वहाँ पर यांत्रिक यानी मशीनीकृत जो कृषि है, हर कार्य मशीन से होता है। बुआई से लेकर कटाई और निकलवाई तक पूरा का पूरा काम जो होता है वो मशीनों से ही होता है, तो उनको यांत्रिक कृषि बोला जाता है। तो इस प्रकार का जो उत्पादन होता है यांत्रिक कृषि के द्वारा, जो इनकी अधिक मात्रा में हम सस्ती लागत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, वो यांत्रिक कृषि वो समतल भूमि पर ही होती है। ऊबड़ खाबड़ भागों पर मशीनों का यूज़ नहीं किया जा सकता, समतल भूमि में यहाँ पे मशीनों का यूज़ किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं अगले जो भौगोलिक दिशा में हम बात करें श्रम और पूंजी। अगला जो अपना कारक है वो कौन सा है, श्रम और पूंजी। श्रम और पूंजी की बात करें तो उत्पादन के लिए हमें अधिक मात्रा में सस्ती लागत में जो श्रमिक हैं वो चाहिए, लेकिन ये मानविक श्रमिक है इसके लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है। जो गेहूं की फसल है उसमें सस्ते श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो मशीनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर केवल पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। गेहूं की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा पूंजी चाहिए। पूंजी यहाँ पर किस लिए चाहिए, एक तो यहाँ पे रासायनिक जो खाद उर्वरक जो डालते हैं जो उनको खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्तम क्वालिटी के जो बीज होते हैं, जो हरित क्रांति के द्वारा जो विकसित किए गए बीज थे, हाइब्रिड जो बीज होते हैं हाइब्रिड वाले, वो बीज खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि का जो खरीदने के जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं, उनको खरीदने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये कारक भी महत्वपूर्ण होता है। फिर हम अगर भौगोलिक दिशाओं में देखें तो जो रासायनिक जो खाद है, उर्वरक है, उसकी भी बात कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक है, खाद का उपयोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी हम भौगोलिक दिशा में कहें कि गेहूं जो उपजाऊ जो तलीय तत्व हैं वो समाप्त कर देता है। यूं कहें कि जो यहाँ पर गेहूं की एक बार खेती कर लिया आपने, तो जो उपजाऊपन लिए हुए जो तत्व होते हैं उस मिट्टी में, उस धरती में या उस जो कृषि भूमि में, तो वो उस गेहूँ की फसल के लिए सोख लिए जाते हैं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए वहाँ पे उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है, यानी उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वापस उसमें रासायनिक उर्वरक और खाद डाली जाती है। यानी उसके अंदर जिसमें नाइट्रोजन है, अमोनिया है, सल्फेट है, गोबर का खाद या हरी खाद, इन सब का उपयोग करके उस मिट्टी को पुनः उपजाऊपन के लिए तैयार किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक और जो खाद का उपयोग करते हैं वो इस फसल के लिए महत्वपूर्ण दिशा रखता है, क्योंकि ये जो एक ऐसी फसल है जो कि नाइट्रोजन को सोख लेती है। इसको सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन जो चाहिए, यानी नाइट्रोजन भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उस भूमि में से ये इसको अनउपजाऊ बना देती है। यूँ कहें कि गेहूँ की फसल 2-3 बार अगर एक जगह पर कर लेते हैं, उसके बाद में वहाँ से जो रासायनिक तत्व होते हैं, जो उर्वरक होते हैं उस भूमि में, उसको ख़त्म कर देती है। तो उसको बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रोजन, गोबर, हरी खाद का उपयोग कर लिया जाता है, जिसके कारण इस फसल में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। ठीक है, ये हो गई इसकी भौगोलिक दिशाएं। हमने क्या पढ़ा, हमने जलवायु पढ़ा, जिसमें तापमान देखा, जिसमें वर्षा देखा, जिसमें मिट्टी देखी, भूमि या धरातल देखा, श्रम या पूंजी देखी, और उसके बाद रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक या खाद का उपयोग करना बताया।
ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो गेहूं है, वो गेहूं की कृषि जो होती है वो ऋतुओं के अकॉर्डिंग होती है। यानी दो प्रकार की ऋतुएं होती हैं, एक तो होती है शीतकालीन ऋतु, एक होती है बसंतकालीन ऋतु। इसमें जो ऋतुएं हैं इस भूमि में गेहूं की फसल में जो ऋतुएं हैं वो ऋतुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो यहाँ पे होती है शीतकालीन गेहूँ, शीतकालीन गेहूँ, और एक गेहूँ होता है वो बसंतकालीन गेहूँ होता है। कौन सा होता है? बसंतकालीन गेहूँ। दो प्रकार का गेहूँ होता है, एक तो कौन सा होता है? शीतकालीन गेहूँ होता है, एक होता है बसंतकालीन गेहूँ। शीतकालीन गेहूँ की बात करें तो जो उपोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, उपोष्ण प्रदेश में शीतकाल में ही गेहूँ की फसल को बोया जाता है। विश्व की 75% जो गेहूँ की फसल है वो शीतकाल में ही बोई जाती है। याद रखना, अगर शीतकालीन गेहूं की बात करें तो हम बात करते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं वहाँ पर हम बात करें तो विश्व की 75% जो गेहूं की फसल है वो शीतकाल में ही बोई जाती है। बाकी 25% को हम बसंतकालीन गेहूं के रूप में भी देख सकते हैं। इसके क्षेत्र के रूप में बात करें तो रूस का जो यूक्रेन क्षेत्र है, पहले रूस में था यूक्रेन, लेकिन वो विभाजित होने के बाद में जो यूक्रेन है वो अलग हो गया। तो रूस का जो यूक्रेन क्षेत्र है तथा स्टेपीज क्षेत्र है रूस वाला, उसके उत्तरी भाग में यहाँ पे शीतकालीन गेहूँ होता है। और जो भाग बात करें हम यूएसए की, तो यूएसए के अंदर जो प्रेरीज जो इसका प्रदेश है उसके अंदर भी शीतकालीन गेहूँ होता है। और उत्तरी मैदान है इसका यूएसए का, उसके अंदर भी यही गेहूँ होता है। फिर हम एशिया की बात करें तो मध्य चीन वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी भारत वाला क्षेत्र है, या अर्जेंटीना की बात करें, या पश्चिम पाकिस्तान की बात करें, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पर भी शीतकालीन गेहूँ का ही हम उसको ही देख सकते हैं। शीतकालीन गेहूँ ही पैदा होता है वहाँ पर भी। तो यहाँ पे उत्पन्न करने वाला जो गेहूँ होगा वो शीतकालीन होगा। कौन कौन से क्षेत्रों में, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्षेत्र कौन से शीतकालीन गेहूँ के? तो इसमें बात करें तो रूस का यूक्रेन क्षेत्र है, रूस के स्टेपीज वाला क्षेत्र जिसका उत्तरी भाग है, यूएसए का जो क्षेत्र है जो स्टेपीज प्रदेश है, प्रेरीज प्रदेश है, और इसका उत्तरी मैदान है। और फिर बात करें हम तो मध्य चीन की बात कर सकते हैं, और उत्तरी भारत की बात कर सकते हैं, अर्जेंटीना की बात कर सकते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, और हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर शीतकालीन गेहूँ को ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बसंतकालीन गेहूँ। दूसरी ऋतु कौन सी है? बसंतकालीन ऋतु है, जो कि यहाँ पे बात करें तो अधिक जहाँ पर शीत पड़ता है यानी ठंड पड़ती है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर बसंतकालीन गेहूँ को ही उगाया जाता है, जो कि शीघ्र पकने वाली जो फसल होती है, यानी शीघ्र पकने वाला गेहूं होता है बसंतकालीन गेहूं। इस कृषि को हम देखें तो कनाडा के जो प्रेरीज है उसके अंदर भी अधिक की जाती है ये फसल। इसके अलावा भी हम बात करें तो ये जो यूएसए का जो प्रेरीज घास का मैदान है उसमें इसके उत्तरी क्षेत्र में, और जो डेकोटा यानी यूएसए का जो डेकोटा प्रांत है उसके अंदर, और रूस के समीपवर्ती जो साइबेरिया क्षेत्र है, रूस का कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया वाला, उस साइबेरिया वाले क्षेत्र में भी यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। उत्तरी चीन में भी की जाती है। फिर हम बात करें कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं, भूमध्य सागरीय जैसे कैलिफोर्निया वाला, पेरू वाला, दक्षिणी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर के तटवर्ती वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर हम मुख्यतः रूप में देखें तो शीतकाल में बोकर बसंत ऋतु में गेहूं की फसल को काटा जाता है। अगर इसकी फसल की बुआई देखें तो बुआई तो शीतकाल में होती है, लेकिन उस फसल की कटाई जो होती है वो बसंत काल में होती है। तो इसको आप ध्यान में रखना। यानी एक मात्र विश्व के संदर्भ में देखें तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं उस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बुआई शीतकाल में होती है, जबकि कटाई कहाँ पर होती है? बसंतकालीन गेहूं के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो दोनों फसलों के रूप मिला जुला रूप है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के गेहूं के में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? आज गेहूं के अंदर हमने बात की कि गेहूं का पौधा शीतकालीन पौधा है जिसके लिए उष्णार्द्र प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर भी ये फसल हो सकती है जो सिंचाई के माध्यम से की जा सकती है। ज़्यादा वर्षा इसके लिए हानिकारक होती है। ठीक है। यहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको नॉर्मल तापमान यानी शीतोष्ण यानी शीतकालीन जो क्षेत्र है वहाँ पर ये फसल मानी जाती है। फिर हमने इसमें तापमान देखा, वर्षा देखा इसकी, फिर मिट्टी देखी, और फिर भूमि इसकी धरातल देखा, श्रम पूंजी देखी, इसका उर्वरक खाद के बीज यानी इसको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। यहाँ पे आगे फिर हमने देखा कि कौन कौन सी ऋतुओं में गेहूँ की फसल होती है, कहाँ पर होती है, विश्व के संदर्भ में कौन कौन से क्षेत्रों में होती है, वो हमने बात की है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, उसकी बात करें हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।